हेलो स्टूडेंट, देवांगन क्लासेस डीसी स्टडी हब की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम आगामी समय में या वर्तमान समय में जिस तरह से व्यापम के द्वारा सीजी व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में गणित के बारे में जो बेसिक से सवाल बन रहे हैं उन पर हम संख्याओं पर चर्चा करेंगे। उन संख्याओं को क्या क्या बोला जाता है और क्या क्या उनमें खास बातें हैं उन पर हम आज बात करेंगे। तो आपका आज का जो हमारा वीडियो का लेक्चर होगा वो इसी पर होगा कि हम उन संख्याओं को ही बहुत गंभीरता से और बेसिक से जानेंगे जिन संख्याओं को आगामी परीक्षाओं में व्यापम पूछ सकता है, और उन संख्याओं के लिए वो बेसिक भी है, उनको हमको जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड, उन्हीं संख्याओं को एक बार हम देखते हैं बहुत अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, उसी पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे संख्या। क्या देखना है अपने को? संख्या। ये हो गया संख्या। तो संख्या क्या होता है, कैसे होता है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो संख्याएं जो होती है वो तीन प्रकार से होती हैं। अगर हम देखें तो मेनली जो है तीन प्रकार से। तो पहली जो हम संख्या पढ़ेंगे, एक जो संख्या पढ़ेंगे वो होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एक होगा। एक संख्या होगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। और एक होगा मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या हो गया। तो संख्याएं एक क्या हो गई? वास्तविक संख्या, दूसरी काल्पनिक संख्या और तीसरी मिश्रित संख्या। क्लियर है? इसको अपन बोलेंगे रियल नंबर, ठीक है। और इसको काल्पनिक को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। और ये आप जानते होंगे मिक्स्ड नंबर है, ठीक है। ये हो गया। तो ये तीन चीजें समझ में आ गया। वास्तविक संख्याएं जानना, इसी से बाकी सभी संख्याएं आपको देखने को मिलेगा। तो इधर आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को ये बोला जाता है कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है करके, मतलब दोनों को मिलाकर के बनाया गया है, इन्हीं को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो क्या क्या है देख लेते हैं। वास्तविक नंबर मतलब ये क्या हो गया? 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ऐसे सारे नंबर इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। क्लियर है? अब आगे जब हम चर्चा करेंगे काल्पनिक संख्या में, तो काल्पनिक संख्या में वैसे तो इस फील्ड के टॉपिक नहीं है। काल्पनिक संख्या आपको 11th क्लास की सम्मिश्र संख्या में मिलेगा, जहां पे आप देखेंगे एक वैल्यू होता है जिसका मान होता है आई स्क्वायर, और इस आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 करके, ठीक है। और इसी स्क्वायर को जब हम पक्षांतर करेंगे तो आई का मान हो जाता है √-1। आप सभी को पता ही होगा कि जब हम स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो जो स्क्वायर है वो वर्गमूल बन जाता है, ठीक है। तो ये -1 था, इसी में क्या लग गया है? टोपी लग गया है, कैप लग गया है। तो क्या हो गया? ये √-1 हो गया। इसी को आई बराबर -1, और यही जो आपका आई है यही है काल्पनिक नंबर। इसी को बोला जाता है काल्पनिक संख्या। इसको माना गया है, कल्पना किया गया है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? काल्पनिक नंबर। और इसे क्या बोला जाता है? इसको आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयोटा। आयोटा इक्वल √-1 या आई स्क्वायर इक्वल -1 करके, ठीक है। ये हो गया। अब आएंगे मिश्रित संख्या पर। किस पर आएंगे? मिश्रित संख्या की क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं, एक है वास्तविक संख्या, एक है काल्पनिक, और अगला है मिश्रित। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों को मिला करके क्या बनेगा? मिश्रित बनेगा। तो क्या हो जाएगा भाई? जैसे हम इसमें का 5 ले लेते हैं और ये हो गया, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 5 + i। इसी को क्या बोलते हैं? मिश्रित संख्या। विभिन्न एग्जामों में, रेलवे वगैरह के एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता है कि 5 + i और इंटू 2 + i का मान क्या होगा करके, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो आई का गुणा होगा तो -1 हो जाएगा, फिर उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी केवल अपन संख्या पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मिश्रित संख्या है 5 + i। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर क्या बनाएंगे अपन? मिश्रित संख्या बनाएंगे। क्लियर है? आगे हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, फिर आगे हम इसके आगे चलेंगे, वास्तविक संख्या पर ही चलेंगे। एक बार और रिपीट करते हैं।
वास्तविक संख्या, उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसमें जो नंबर होते हैं वो आते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत अभी चर्चा है, बहुत सारी बातें करेंगे। एक आएगा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, जिसका वैल्यू है आई स्क्वायर इक्वल क्या है, -1 है। तो आयोटा आई इक्वल क्या हो गया, √-1, काल्पनिक नंबर इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे आते हैं मिश्रित संख्या, मिक्स्ड नंबर। तो 5 + i मतलब आयोटा और जो नंबर का फॉर्म है उसको मिला करके बनाया जाता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आता है पेपर में, इस पर अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये विषय है, चर्चा का विषय है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अब आगे, अपन आएंगे वास्तविक संख्या पर। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या देखना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए ये दो टर्म में होंगे। कितने टर्म में होंगे, दो टर्म में। एक का नाम होगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और एक का नाम होगा दशमलव संख्या। ठीक है, दो तरह के नंबर होते हैं। जो कंप्लीट नंबर है वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या, और जो दशमलव में होगा उसको दशमलव संख्या। इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी इधर आ रहे हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में तीन प्रकार के पूर्णांक संख्या मिलेंगे आपको, मतलब तीन तरह के देखेंगे उसको, पर है वो एक ही ना, पूर्णांक संख्या उसी को बोलते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ये मान लीजिए 0 है। ठीक है, एक ऐसा लाइन आपने देखा होगा इस तरह से, चतुर्थांश वाला जो लाइन है उसको देखा होगा। ये जो अक्ष होते हैं उसी पर से एक बार आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, क्या हो गया, इधर रहता है +1, +2, +3, ऐसे आगे ये अनंत तक जाएगा। इधर होता है -1, -2, -3, ये भी इधर क्या हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये माइनस में अनंत तक और ये प्लस में अनंत तक जाएगा। तो देखिए इन्हीं ये जो संख्या है ना, ये कंप्लीट रूप से यहाँ तक है। इन्हीं नंबर को क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। -इन्फिनाइट मतलब अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, इसमें जितने भी नंबर आएंगे उसको क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। हो गया। तो देखिए अब पूर्णांक संख्या भी तीन निकाले हैं, तो क्या क्या होगा, एक होगा ऋणात्मक, एक क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। एक खुद में क्या होगा, जीरो, स्वयं में एक जीरो हो जाएगा जो जीरो होगा। और एक अपन देखेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्वेश्चन आता है ना पेपर में, धनात्मक पूर्णांकों का योग बताइए या धनात्मक पूर्णांकों का संख्या बताइए। ये बहुत सारे प्रश्न से धनात्मक पूर्णांकों से जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया, इसको ध्यान देना। ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो हो गया पूर्णांक संख्या, क्या क्या शामिल होगा, तो एक होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। एक होता है शून्य, जीरो जिसको बोले। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ये दशमलव को जान रहे हैं, डेसिमल नंबर है करके। धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या हो गया, शून्य, और एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक। ये तीन तरह के पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब डाउट नहीं होगा कि पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। इन तीनों को एक साथ कंप्लीट रूप से क्या बोलेंगे अपन, पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। तो धनात्मक में समझ में आ गया, एक बार उसका पूरा लिख देता हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा। ये जीरो हो गया। ठीक है, इधर लिख देते हैं माइनस में, तो माइनस इनफाइनाइट से इस तरह से -3, -2, -1, ये सारे नंबर ऋणात्मक। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, +2 और +3, और ऐसे आगे आगे अपन यहाँ तक चले जाएंगे, अंतिम तक चले जाएंगे, अनंत तक चले जाएंगे। तो ये सारे नंबर, ये वाला भाग क्या कहलाया, ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या हो गया, जीरो हो गया। और इधर वाला क्या कहलाया, धनात्मक पूर्णांक कहलाया। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या एक प्रकार से अब क्या हो गया, वास्तविक संख्या। ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत धनात्मक पूर्णांक और शून्य और ऋणात्मक भी क्या है, वास्तविक संख्या है। और दशमलव संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या। क्लियर है, ये हो गया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अभी अपन और आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चलिए फिर ठीक है, अब आएंगे अपन वास्तविक संख्या में एक बार और।
वास्तविक संख्या के अंतर्गत और क्या क्या नंबर आते हैं। ठीक है, तो पहले अपन देख लेंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या। बहुत बार सबसे सवाल पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या है, ऐसा पूछा जाता है बार बार। नेचुरल नंबर, राह चलते कोई पूछ लेता है कि क्या है नेचुरल नंबर बताइए, प्राकृत संख्या क्या है करके, तो आपको बताना है। तो प्राकृत संख्या क्या है, 1 से चालू होगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ से, +1 +2, ये सारे नंबर आगे जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा, प्राकृत संख्या। ऐसा माना जाता है कि 0 का खोज किया गया था, तो खोज किया गया तो जिसको भी अपन बनाते हो क्या होता है, कृत्रिम नंबर है, वो प्राकृत नहीं है, प्रकृति से प्राप्त नहीं है। तो ऐसे नंबर जो प्रकृति से प्राप्त है उनको क्या कहा गया, नेचुरल नंबर कहा गया। ठीक है, तो +1 +2 +3 इस तरह से हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं सेकेंड नंबर पे जो है, इसमें आएंगे अपन पूर्ण संख्या। कौन सा नंबर देखेंगे, पूर्ण संख्या देखेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या, इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या या क्या बोलेंगे इसको, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, होल नंबर में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, प्राकृत संख्या के आगे में 0 लगा देना है, बस हो गया। फिर प्राकृत संख्या के आगे में लगा देंगे 0, फिर ये हो गया 0 1 2 3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो 0 1 2 3 और यहां तक चला जाएगा, ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब आगे आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ओके। और फोर्थ अपन देख लेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत और क्या क्या देख रहे हैं अपन, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है उसको देखते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो पहले अभाज्य को समझते हैं फिर भाज्य को समझेंगे। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, इस पर बात कर रहे हैं, इसको अपन देख रहे हैं अभाज्य संख्या को, ऐसी संख्या जिसका भाग केवल स्वयं से जाता हो। ध्यान रखिए, किससे जाता हो, केवल स्वयं से जाता हो, ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। एक के बारे में भी चर्चा नहीं हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा रुकिएगा। अभाज्य संख्या क्या है, ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होता है, किसी अन्य से डिवाइड नहीं होता है, ऐसे नंबर को अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये 2 हो गया, है ना, सुने होंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, 2 किससे डिवाइड होगा, 2 केवल 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, 1 के बारे में आपको बार बार ख्याल आ रहा होगा, तो 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। कैसे वो अभाज्य संख्या है, नहीं है, और कैसे वो भाज्य संख्या नहीं है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। ठीक है, जैसे 2 के बाद हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ऐसे सारे नंबर जो केवल अपने से डिवाइड होते हैं, केवल और केवल अपने से ही विभाजित होते हैं, इन नंबर्स को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्लियर है, तो इसके अलावा जो बच गए वो क्या होगा, भाज्य संख्या। ये क्या बोल रहा है, जो अपने से डिवाइड होता है। ये क्या बोलेगा, जो भाज्य संख्या वो क्या बोलेगा, जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड होता हो। ये केवल अपने से डिवाइड हो रहा है, और एक वैल्यू आएगा जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड, तो वैसा वैल्यू कौन सा हो जाएगा, 2 आ गया और 3 आ गया, तो पहला नंबर कौन सा होगा, 4 होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, जो किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी और 4 से भी हो जाएगी। क्लियर है, ये हो गया, 2 से और 4 से हो जाएगी। फिर आ जाएगा 6, किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और खुद अपने से हो जाएगा। तो देखिए अपने अलावा किसी और से हो रहा है, ये देखिए अपने अलावा किसी और से हो रहा है, तो ऐसा नंबर जो अपने अतिरिक्त किसी और से डिवाइड होता हो, इन्हीं नंबर को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है। और अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर है, जो केवल किससे डिवाइड होता है, अपने से डिवाइड होता है। क्लियर है, तो ये हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब हम जो महत्वपूर्ण टर्म है उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि एक क्यों अभाज्य नहीं है और क्यों भाज्य भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखिएगा आगे क्या हो रहा है।
उसको समझते हैं। ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं, एक देखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक देखेंगे भाज्य संख्या। यहाँ जो लिखेंगे और पढ़ेंगे ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल व्यापम जो है कूट वाले प्रश्न में बेसिक क्वेश्चन को दे रहा है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप बताइए। अब ये नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या, पूछ सकता है पर ज्यादा पॉसिबिलिटी अब क्या है कि अभाज्य संख्या क्या है एक्चुअल में वो बताइए करके। तो ध्यान रखिए, अभाज्य संख्या वो है जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर मतलब दो गुणनखंड होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, और फैक्टर्स को बोलेंगे केवल दो गुणनखंड। ठीक है, केवल दो गुणनखंड। और ये क्या दो गुणनखंड है इसको देखते हैं। दो गुणनखंड मतलब जिनके केवल दो ही गुणनखंड, जैसे दो, दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। आपको मालूम है कि दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो दो का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, 1 इंटू 2, बस इतना ही हो सकता है। एक का मतलब एक और दो का ही गुणनखंड होगा, तीसरा नहीं आएगा इसमें। इसी तरह तीन का देख लीजिएगा, तीन का भी यही है, एक और तीन होगा। आप किसी भी वैल्यू को ले लीजिए जो अभाज्य है, उसके दो ही गुणनखंड पॉसिबल हैं, क्योंकि ये किसी के गुणज में नहीं आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते हैं, टेबल फॉर्म इनका नहीं है, इस वजह से अभाज्य नंबर किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो केवल कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। जैसे आप देख लीजिएगा एक और 19 देख लीजिएगा, 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 19 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है और 19 हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह से, तो दो ही फैक्टर मतलब 19 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 19 गुणा 1 ऐसे फॉर्म में। इस गुणनखंड की बात करने अपन, ओनली टू फैक्टर, यही दो फैक्टर हैं। ऐसा लिख रहे हैं तो 19 का 19 से गुणा होगा, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ देखिए दो का, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया किसके लिए, जो अभाज्य संख्या है। हमने कहा एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो देखिए क्या होगा, एक, एक का कितना गुणनखंड लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, केवल एक ही लिखेंगे ना, 1 इंटू 1 होगा, एक गुणा एक होगा, इसी को बार बार थोड़ी लिखेंगे, 1 इंटू 1। तो क्या हो गया, एक गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य। ये बोल रहा था 1 कि मैं आपके परिवार में आना चाहता हूं, आपके परिवार में सम्मिलित होना चाहता हूं, अभाज्य संख्या के परिवार में आना चाहता हूं। पर अभाज्य संख्या ने क्या कहा कि हमारे घर में वही रह सकता है, हमारे फैमिली में वो रह सकता है जिसके केवल कितने फैक्टर होने चाहिए, दो फैक्टर होने चाहिए। तो इन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया सबने। फिर इसका बारी आया एक का, तो ये अपने आप को बेचारा क्या है, सिद्ध नहीं कर सका। इसका केवल कितना फैक्टर हो सकता है, केवल एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको अपन 1 इंटू 1 ही लिख पाएंगे, और इसमें क्या है 1 इंटू 2 लिख रहे हैं, 1 इंटू 3 लिख रहे हैं। तो इसने इसको भगा दिया। अब ये एक कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, इससे शरण मांगने आएगा, है ना, भाज्य संख्या के पास आएगा। तो भाज्य संख्या का तो और इससे बड़ा शर्त है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमारे परिवार में वही व्यक्ति आ सकता है, वही नंबर आ सकता है जिसके न्यूनतम 3 गुणनखंड होते हो। कितने गुणनखंड होते हैं, मिनिमम 3 गुणनखंड, ध्यान रखिएगा, मिनिमम 3 फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, जिसके केवल दो, ये स्पेसिफिक है, इतना ही है, इससे ना ऊपर ना ज्यादा न कम, ओनली 2 फैक्टर, केवल दो गुणनखंड होंगे। ये क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 3 फैक्टर, मतलब लोवेस्ट में कम से कम 3 होना चाहिए, अधिकतम जितने गुणनखंड हो जाए चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 3 होने चाहिए। तो अब आगे देखते हैं, अब भाज्य संख्या देखिए, सबसे पहले 4, आपको मालूम है क्या है 4, पहली छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। तो 4 को कैसे लिख सकते हो आप, 1 एक इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं और आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 4, 1 इंटू 2, मतलब कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गया, है ना, 4 हो गया, 1 इंटू 2 जैसे ये हो गया, 3 इस तरह से, तो ये 3 फैक्टर हो गया इसके। इसी तरह से आप 12 को भी देख लीजिए, 12 किससे किससे डिवाइड, मतलब जिनसे डिवाइड हो रहा है वही उनका गुणनखंड है। ये 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। तो 4 ने अपनी प्रमाणिकता सिद्ध की ना कि इसके पास कितने गुणनखंड हैं, न्यूनतम 4 है, इसलिए भाज्य में है। और इसके पास तो 4 से भी मतलब 3 से भी ज्यादा है, बहुत अधिक है। तो कंडीशन क्या है, मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, अधिक चलेगा कम नहीं चलेगा, 3 से अधिक होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए, 1 2 3 इसी तरह से होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। अब ये इधर आया था एक कि मैं यहां शामिल हो जाऊं करके, इसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इसके न्यूनतम
तीन गुणनखंड नहीं आ रहे हैं, इसके केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है, ठीक है, और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी लगी होगी तो निश्चित रूप से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल को आप आगे बढ़ाते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के बेसिक सवाल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगातार हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। आप बस डीसी स्टडी हब से जुड़े रहेंगे, देवांगन क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, तो ये तो हो गया भाज्य अभाज्य। अब अपन चलते हैं कहां, अब अपन चलते हैं दशमलव की ओर। किधर चलेंगे, दशमलव की ओर। देखिएगा दशमलव और भी नंबर हैं, लेकिन आपको जो दिखाया गया था वो फिर अपन आपको बताएंगे। सभाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये वास्तविक संख्या हो गया, तो उसके दूसरे पक्ष में क्या था, दशमलव, तो उसी पर आएंगे। तो दशमलव देखो, तो दशमलव ध्यान दीजिएगा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक का नाम है शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, और एक का नाम है अशांत दशमलव। शांत दशमलव और क्या है, अशांत दशमलव, ठीक है। टर्मिनेटिंग और यह है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हो गया शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव में पहले क्या अंतर है वो देख लेते हैं। शांत दशमलव क्या है, भाग करने से रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आप इस तरह से 2 को 4 से भाग कर रहे हैं, मान लीजिए इसको कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब आपको किससे करना है, 1 से, तो 0 बार जाएगा, इस तरह से 1 यहाँ दशमलव लगा देंगे, 10 हो जाएगा। 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब देखिए ये पूरा शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। तो जिसका भी शेषफल मतलब ये जो भागफल है ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे दशमलव को ही क्या कहा जाता है, इस तरह से शांत दशमलव। बहुत सारे एग्जांपल है, 0.5 हो गया, 0.64 हो गया, ठीक है, 0.125 हो गया, ठीक है। 125 क्यों ले रहे हैं, यहाँ तक क्यों शांत है, क्योंकि हो सकता है इसमें संतुष्ट हो। 125 में वैसे मैथ्स ये भी कहता है कि जो दशमलव का मान होता है ना, वो दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध माना जाता है, उसके बाद के नंबर्स को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो दशमलव के 3 स्थानों तक मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कभी कभी प्रश्न में बोलता है, तो ये 125 हो जाएगा। तो 0.5, 0.64, 0.125 ये कैसे दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है, मतलब ये रिपीट नहीं होते हैं। अब आते हैं, ये देखिए अशांत दशमलव में भी क्या हो जाएगा, इसमें दो प्रकार हैं। अशांत दशमलव के भी क्या है, दो प्रकार हैं, ठीक है। एक है रिपीटिंग, जो बार बार वही नंबर रिपीट होता है उसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। और दूसरा एक तो क्या है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक है रिपीटिंग और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में क्या आ जाएगा, देखिए रिपीटिंग नॉन एनटीडी लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये भी है एनटीडी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 0.33 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, 0.444 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और कैसे बढ़ जाता है, 0.125 125 125 ऐसा मान लीजिए बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ सकता है, दो नंबर 0.34 34 34 इस तरह से बढ़ रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, रिपीटिंग। देखो रिपीट हो रहा है, 3 3 3 का रिपीटेशन चल रहा है यहाँ पे, और नीचे क्या चल रहा है, 125 125 125 के रिपीट चल रहा है, 34 34 34 का रिपीट चल रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, ठीक है। और इसी को रेकरिंग लगा करके ऊपर में ऐसे बार लगा करके रोक दिया जाता है। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से 0.3 ऐसे बार लग जाएगा।
तीन तीन का रिपीटिंग चल रहा है तो 3 के ऊपर बार, जैसे ये 4 है तो इसको लिख सकते हैं 0.4। अब देखिए यहाँ पे अगर बार लगाना है, रेकरिंग लगाना है, ठीक है, तो 0.125 इस तरह से तीनों में लगेगा, क्योंकि 3 आने के बाद रिपीट हो रहा है, 125 125 125 हो रहा है, तो ऐसा लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा 0.34, इस तरह से ये हो जाएगा, रेकरिंग है, ठीक है। और कुछ में रेकरिंग नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, रोकता है, पुनरावृत्ति को रोक देता है। ये ऐसे लग गया मतलब आपको और नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आ जाता है कि यहाँ से लगातार वो रिपीट हो रहा है करके। इसमें क्या होता है, अनियमित टाइप के नंबर आते हैं, जैसे क्या हो गया 0, इसमें आ गया मान लीजिए 0.142567, ये मान लीजिए इस तरह के नंबर आते हैं। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, और बहुत आगे चले जाएंगे। इसी तरह से ये बहुत आगे इधर उधर नंबर देते 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 बहुत आगे चले जाएंगे, तो इनको कहा जाता है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है। मतलब रिपीट नहीं होने वाले दशमलव है, अशांत दशमलव है। ऐसे अशांत दशमलव जो रिपीट होते हैं उसको रिपीटिंग बोला जाता है, जो रिपीट नहीं होते हैं, अलग अलग नंबर आते हैं, उसको नॉन रिपीटिंग बोला जाता है। इतना तो कॉमन है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर आगे इसमें अभी चर्चा है उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आगे आते हैं, एक आएंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक अपन आएंगे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या वो है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है मतलब ऐसा ही दिखना जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ नंबर भी होते हैं जिनको इस तरह से लिखा जा सकता है। जैसे आपको बताते हैं, मान लीजिए कहीं ये सब 4 लिखा है ना, तो 4 लिखा है मतलब उसमें बटा 1 किया जा सकता है, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, परिमेय संख्या, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है। कुछ नंबर होते हैं जिनको नहीं लिखा जाएगा, जैसे इसको लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इतना अनियमित टाइप का नंबर, बट इसको रोक करके वो बाई 9 लगा देते हैं, याद आ रहा होगा। ऐसा रेकरिंग लगा रहता है तो वो रेकरिंग हटा करके बाई 9 करते हैं, उस तरह से जब इसको बनाते हैं तो ये परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, हम इसको लिख नहीं सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो देखिए पहले तो इसको देख लेते हैं। ये परिमेय संख्या 1/2, 3/4, 2, 3, ऐसे नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। और भी नंबर हैं, जैसे √4 हो गया, √4 परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसे है वो देखते हैं अपन। √4 देखिए, ये हो गया √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 को 2/1 लिखा जा सकता है। परंतु यहीं पास अगर मान लीजिए √2 है, तो √2 का क्या होता है, 1.414 होता है, 1.414 होता है। और ये आगे भी चलता है, ऐसा नहीं कि यहीं रुक जाता है, आगे भी चलता है। अगर रुक जाता तो ठीक है, परिमेय संख्या होता, पर इसको लगभग मान माना गया है, क्योंकि आपको पहले ही बताया हूं, कोई भी वैल्यू दशमलव के 3 स्थानों तक शुद्ध होता है, तो 3 स्थानों तक लिया गया है, पर इसके बहुत सारे नंबर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको इस तरह से p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है। अभी इधर थोड़ा समझ जाइए, फिर इधर जब आएंगे परिमेय संख्या अपरिमेय तो और क्लियर हो जाएगी ये चीज जो बोल रहे हैं। वैसे √3 का हो गया, √3 का होता है 1.732 होगा, ये भी आगे बढ़ता है। एक खास बात ध्यान रखिएगा, पाई के बारे में क्या बातें हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पेपर में आता है कि पाई कैसा नंबर है, तो अपरिमेय संख्या है। क्यों है पाई अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, ऐसा सुने होंगे। तो पाई का मान 22/7 होता है, ठीक बात है, परंतु पहले पाई का मान 22/7 नहीं था, पहले पाई का मान था 3.14, ठीक है। क्या था पाई का मान, 3.14, और वो भी 3.14 नहीं, इसके आगे बहुत सारे नंबर थे। थोड़ा रुकिएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए पाई का क्या मान बता रहे हैं, 22/7, ठीक है। तो जब पाई का आविष्कार किया गया, मतलब पाई का मान जनरेट किया गया ना, उस समय पाई का मान 3.1415 ऐसे करके बहुत सारे नंबर थे। फिर धीरे धीरे यूज में यहाँ तक आने लगा, 3.14 आने लगा।
3.14 जो था उसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़े बड़े कैलकुलेशन में समस्या हो रहा था। इस वजह से विभिन्न जो गणितज्ञ हैं उन्होंने 3.14 के लिए एक अनुमानित मान निकाला, जिसका मान था 22/7। इतने के आसपास का मान निकाला गया। ये 22/7 इससे जनरेट हुआ है, इससे ये नहीं आया है। इस वजह से ये एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। 22/7 से 3.14 नहीं आया है, 3.14 को 22/7 बनाया गया है और इसके आगे भी नंबर हैं उनको हटा कर उनको छोड़ा गया है। इसलिए ये किसके अंतर्गत आता है? अपरिमेय। क्योंकि पाई का मान 22/7 है तो सीधा सीधा दिखता है कि परिमेय संख्या है क्या, लेकिन नहीं है। वो क्या है? अपरिमेय संख्या। उसका कारण है इस वैल्यू का होना। और ये वैल्यू कैसा है? 1415 हो सकता है, फिर बहुत सारे नंबर इधर उधर आते होंगे, जैसे इधर हमने लिखा है इस टाइप का नंबर होगा। इस वजह से इसको क्या रखा गया है? अपरिमेय संख्या। पर ध्यान रखिए, कभी पेपर में ये आता है पाई का जिक्र ही नहीं हुआ है। पूछेगा कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय है, पर 22/7 अगर वहां पाई के संदर्भ में ये बात 22/7 के लिए नहीं हो रहा है, पाई का जिक्र नहीं हुआ है और 22/7 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो परिमेय संख्या है। लेकिन पाई बोल रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं। ये हो गया जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसके बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे आते हैं अपरिमेय, जिनको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एक बार और ध्यान रखिए, परिमेय संख्या में पी बाई क्यू लिखा जा सकता है, पर कभी भी इस क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब क्यू बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर क्यू 0 के बराबर हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, उसका परिभाषा ही बदल जाएगा। इस तरह से हो गया 4/0 लिखोगे मान लीजिए, तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिट, अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका नाम ही है ना अपरिभाषित, उसको परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसा जब रिजल्ट आता है तो उसको परिभाषित नहीं कहा गया, किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहे हैं? नहीं लिखा जा सकता। ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो कौन कौन शामिल होगा? अब पाई तो आपको बता दिया जो पेपर में पूछागा। ठीक है, √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरह के जो नंबर होंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया 1.41, 1526, इस तरह के जो नंबर होंगे जो बहुत लंबे अंतराल तक चलेंगे, ऐसे नंबर भी किसके अंतर्गत आएंगे? अपरिमेय संख्या। हो गया। अब देखिए, इससे हम इधर जज करेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। यहां से दो बातें समझ में आ गया। अब देखिए, शांत दशमलव, ठीक है, ये शांत दशमलव, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा ना, क्या है ये? परिमेय संख्या। क्योंकि ये 0.5 है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 5/10, ऐसा लिख सकते हैं। सिंपल सा समझ में आ रहा है कि 5/10, दशमलव हटाएंगे एक जीरो अलग जाएगा, ऐसे इधर चलेगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। इनमें क्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो परिमेय संख्या है और इसका दूसरा हिस्सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, बहुत जानकारी है। आप बहुत अच्छे से अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चर्चा हो रही है और किस पर अपन बात करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्यों नहीं है भाज्य अभाज्य, ये भी आपको बताया हूँ। इस तरह के नंबर परिमेय है नहीं है, इधर से आपको पाई से क्लियर बताया हूँ। ये अपरिमेय संख्या क्यों है ये भी बताया हूँ, क्योंकि इसको लिखा नहीं जा सकता, बाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बहुत आगे तक नंबर जाएगा, बेतरतीब है, अनियमित नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया दशमलव, शांत दशमलव, और क्या हो गया? अशांत। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। इसको बताया था मैं आपको कि 0.3 बार रेकरिंग या 0.4 या 0.125 इस तरह से लिखेंगे करके बताया था। तो ये हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसी नंबर के आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जो जानकारी है बहुत इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जो भी आपको करना होगा। ठीक है, कुछ सुधार की जरूरत होगी तो आप उसमें ग्रुप में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि क्या
सुधार की जरूरत है। और अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए। ठीक है, ओके।